9 बज चुके हैं, वक्त हो गया है पब्लिक इंटरेस्ट का। नमस्कार, मैं हूं जगविंदर पटियाल। आज सबसे पहले कनाडा में जारी कूटनीतिक रस्साकशी की बात करनी है। भारत सरकार ने अब कनाडा के नागरिकों का वीजा सर्विस को सस्पेंड कर दिया है। मैसेज लाउड एंड क्लियर है, भारत किसी कीमत पर फालतू के इल्जाम बर्दाश्त नहीं करेगा। आज विदेश मंत्रालय ने कनाडा विवाद को लेकर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। ट्रूडो सरकार पर खालिस्तानी गैंगस्टर्स और क्राइम सिंडिकेट को शय देने का सीधा आरोप लगाया। यह भी बता दिया कि अब कनाडा पाकिस्तान की राह पर चल रहा है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी आजकल अचानक कहीं भी पहुंच जाते हैं। सुबह अचानक दिल्ली के रेलवे स्टेशन पर पहुंच गए, कुली बनकर बोझा उठाया। क्या इससे बोट का जुगाड़ लगाया? 9 महीने में राहुल के 10 किरदार आज आपको दिखाएंगे। शाहरुख खान की जवान ने इतिहास रच दिया। 1000 करोड़ रुपया कमाने की तरफ बढ़ रही है उनकी फिल्म, ट्रेंड कर रहा है। और ये ट्रेंड अगर ऐसे ही जारी रहा तो बॉलीवुड में कमाई करने वाली अब तक की उनकी ये सबसे बड़ी फिल्म बन जाएगी। डिप्लोमेसी का एक स्क्रीन प्ले भारत और कनाडा के बीच भी चल रहा है। मैं शाहरुख खान की बात को आगे लेके जा रहा हूं। और इस फिल्म में विलेन कौन है? विलेन बन गए हैं ट्रूडो साहब। खालिस्तानी आतंकी की हत्या के मामले में भारत सरकार ने सख्त स्टैंड ले लिया है। कनाडा की तुलना पाकिस्तान से कर दी है। मैंने कल क्या कहा था आपसे? 24 घंटे पहले ही आपको पब्लिक इंटरेस्ट में बताया था कि कनाडा जिस तरह की हरकतें कर रहा है, जैसे उसकी जमीन पर आतंक और अपराध को पनाह मिल रही है, वही काम तो पहले पाकिस्तान करता था। अब कनाडा भी सेफ हेवन बन गया है अपराधियों के लिए, जो यहां से भाग के वहां जाते हैं और वहां से अपना धंधा कारोबार, अपराध का पूरा कारोबार यहां चलाते हैं। आज यही बात विदेश मंत्रालय ने दुनिया के सामने कह दी। भारत ने कहा, वांटेड आतंकवादियों के प्रत्यर्पण में कनाडा हमारी मदद नहीं कर रहा। कनाडा और पाकिस्तान में अब कोई ज्यादा फर्क नहीं है। हम कह रहे हैं कि वहां पे जो एक्सट्रीमिस्ट हैं, जो टेररिस्ट हैं, जो ऑर्गेनाइज क्राइम पे इन्वॉल्व हैं, उनको हम चाहते हैं कि उस पर एक्शन लिया जाए। कैनेडियन गवर्नमेंट नहीं ले रही है। और इनका जो एलिगेशन है उस पर मैंने जैसे कहा कि हमारे पास कोई स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन नहीं शेयर किया है। तो उसके बाद हमने फिर एक्शन जो लेना पड़ा, सब इससे रिलेटेड है कि टेररिज्म पे एक्शन नहीं हो रहा है। इट इज बीइंग फंडेड एंड सपोर्टेड एंड वी नो दिस फॉर सम टाइम फ्रॉम आवर वेस्टर्न नेबर पाकिस्तान, बट द इशू ऑफ सेफ हेवन्स and places to operate is being provided abroad, including in Canada. This Canada and its growing reputation as a place, as a safe haven for terrorists, for extremists and for organized crime, and I think that's a country that needs to worry about its international reputation. अच्छा, इस तरह की प्रेस कॉन्फ्रेंस, इस तरह के तीखे बयान कभी पाकिस्तान को लेकर दिए जाते थे? खुद ट्रूडो ने सोचा नहीं होगा कि उनका एक गैर जिम्मेदाराना बयान 2 देशों के रिश्तों को इस मोड़ पर लाके खड़ा कर देगा। आज विदेश मंत्रालय ने यह भी बताया कि भारत ने कनाडा के नागरिकों के लिए जो वीजा सर्विस थी उसको सस्पेंड कर दिया है। ये क्यों कहा गया? इससे हमारे राजनयिकों की सिक्योरिटी को वहां खतरा है। स्टाफ कम है कनाडा में, इसलिए वीजा एप्लीकेशन वाला सिस्टम रोक दिया है। यह भी क्लियर किया कि कनाडा के हाई कमीशन को दिल्ली में अपना स्टाफ भी कम करना होगा, क्योंकि जितने डिप्लोमेट हमारे ओटावा में हैं, रेशो के हिसाब से कनाडा को भी उतने ही रखने होंगे। इसके तुरंत बाद कनाडा ने अपने कुछ डिप्लोमेट्स को वापस भी बुला लिया। देखते ही देखते कनाडा की राजधानी ओटावा प्रोटेस्ट का नया सेंटर बन गई। प्रदर्शन खालिस्तानी समर्थकों का नहीं, ट्रूडो सरकार के खिलाफ कनाडा के नागरिकों का है। विदेश नीति पर सेल्फ गोल खाने के बाद अब अंदरूनी सियासत में भी ट्रूडो की फजीहत हो रही है। इस बार मुद्दे बने स्कूल में बच्चों को पढ़ाया जाने वाला कंटेंट और कट्टर विचारधारा। कनाडा में #1 मिलियन मार्च फॉर चिल्ड्रन ट्रेंड हुआ। वहां विरोधी इसे मुद्दा बना रहे हैं, मगर जस्टिन ट्रूडो किसी और ही लाइन और लेंथ पर बैटिंग करते दिखे। So we need to be 100% clear about what is happening right now.
a permanent member of this Security Council, Russia, has launched and continues to wage an illegal war. आग घर में लगी है और धुआं दूसरों का दिखता है। यही ट्रूडो के साथ हुआ। बिना तथ्य और सत्य जांचे संसद में बयान दिया, भारत पर खालिस्तानी आतंकवादी की हत्या का इल्जाम लगाया। उम्मीद थी बाकी मुल्क साथ खड़ा होगा, लेकिन उल्टा घर में ही घिर गए ट्रूडो। फिर अमेरिका, ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया का नपा-तुला बयान आया। किसी ने ट्रूडो के बयान का खुले तौर पर समर्थन नहीं किया। हाँ, इस बीच खालिस्तानियों की धमकियां और तेज हो गई। I've heard from many Hindu Canadians who are fearful after this targeted attack. The Khalistan movement leader is trying to provoke Hindu Canadians to react and divide the Hindu and Sikh communities in Canada. जब पानी सिर के ऊपर से बहने लगा तो भारत ने डिप्लोमेटिक मिसाइल दागने का फैसला किया। पहले राजनयिक को निकाला, फिर एडवाइजरी जारी की और अब भारत ने कनाडा के नागरिकों के वीजा पर रोक लगा दी। अगले आदेश तक कनाडा के निवासी भारत नहीं आ सकेंगे। हमारे जो कनाडा में हाई कमिश्नर और कॉन्सुलेट्स हैं उनको किस तरह के सिक्योरिटी थ्रेट्स वो फेस कर रहे हैं उसको आप जानते हैं। इससे उनका जो सामान्य कामकाज होता है उसमें बाधा पड़ी है, उससे डिसरप्शन आई है। इसीलिए हमारी हाई कमीशन और कॉन्सुलेट्स अब टेम्पररीली वीज़ा एप्लीकेशंस नहीं प्रोवाइड कर पा रही हैं। हम इस सिचुएशन को रेगुलर बेसिस पे रिव्यू करते रहेंगे। वीज़ा आवेदन का जो प्रोसेस है उसमें बाधा पड़ रही है और इसीलिए हमने उसको अभी उसको स्टॉप कर रखा है। भारत के वीजा संबंधी इस फैसले से परेशानी दोनों तरफ है। जो भारतीय कनाडा में बस गए हैं वो भी चिंतित हैं और जो वहां जाकर अपना करियर जमाने के लिए यहां दौड़ धूप कर रहे हैं वो भी। इसका मतलब क्या है? कनाडा का बिजनेस फैक्टर है क्या? जरा इसे समझिए। हर साल लगभग 3.5 लाख कनाडा के पर्यटक भारत आते हैं। वीजा नहीं मिलेगा तो हमारे टूरिज्म पर असर पड़ेगा। अगर 2015 से लेकर 2019 तक केरल में कनाडा के हम पर्यटकों की संख्या देखें तो 1,30,000 से कनाडा के जो पर्यटक हैं वो वहां पर आए। वीजा सस्पेंड होने की वजह से केरल के हॉस्पिटैलिटी सेक्टर को नुकसान होगा। इतना ही नहीं, वीजा पर रोक के चलते कनाडा के कारोबारी भी भारत नहीं आ सकेंगे। पिछले साल भारत में कनाडा का निवेश 25,250 करोड़ रुपए का था। वीजा रोकने का असर FDI यानी विदेशी निवेश पर भी पड़ेगा। भारत में 600 से अधिक कनाडा की कंपनियां मौजूद हैं। नौकरी पेशा लोगों की इससे मुसीबत बढ़ सकती है। इंडियन लोग हैं उनको जरूर इससे दिक्कत आएगी। विंटर आ रही है, किसी की शादी, किसी का कोई फंक्शन पार्टी, किसी को बीमार, कोई ऐसे लोगों का आना जाना लगा रहता है। उससे एक बड़ी प्रॉब्लम तो आम नागरिक जो है दोनों देशों के उनको ही आने वाली है। सही बात है। फेस्टिवल सीजन में बहुत से NRI जो हैं वो भारत आते हैं तो उस पर असर पड़ेगा और उनको ये दिक्कत हो गई है। भारत के फैसले के बाद अब कनाडा क्या करेगा? अगर कनाडा भी भारत की देखा देखी अपने नागरिकों को ये कह देगा कि हम भी वीज़ा पर रोक लगा रहे हैं और भारत में ये सर्विसेज रोक दी या उन्हें सस्पेंड कर दिया तो क्या होगा? कितने छात्रों का भविष्य अधर में लटकेगा? कनाडा ड्रीम कौन नहीं देखता? पंजाब के नौजवान तो सोते जागते बस वहां बसने का ख्वाब ही देखते हैं। रब से दुआ मांगते हैं बस एक बार वीजा लगवा दे, बाकी सब तो देख लेंगे। स्टूडेंट्स की भी फेवरेट डेस्टिनेशन कनाडा ही है। इसके लिए तैयारियां करते हैं। इंग्लिश लैंग्वेज टेस्ट यानी आइल्स और टोफेल की तैयारी करते हैं। मगर जब से चंडीगढ़ में बच्चों को पता चला है कि दोनों देशों के बीच संबंध खराब हो रहे हैं, वीजा रोकने की बात आ गई, तब से परेशान है। मेरा भी ड्रीम रहा है कि मैं अपनी हायर एजुकेशन कनाडा से कंप्लीट करूं। आइल्स कंप्लीट करने के बाद यहाँ पे कनाडा के लिए फाइल अप्लाई करी हुई है, बट फैमिली मेंबर्स को कुछ ऐसा डर लगता है कि इनके रिलेशंस दो कंट्री में आप
मेंटेन नहीं हो पा रहे हैं एंड कुछ ऐसे कंडीशंस हो चुके हैं, तो इससे हमारी स्टडी भी काफ़ी अफेक्ट हो गई। जो रिलेशन ठीक नहीं चल रहे हैं कनाडा और इंडिया के बीच में, तो उस वजह से मैं भी टेंशन में हूँ और भी स्टूडेंट्स टेंशन में, और मेरे फैमिली मेम्बर्स भी टेंशन में आ गए हैं कि अगर स्टूडेंट मतलब बच्चा वहाँ पे जाएगा तो उनके रहने के लिए जगह नहीं मिल रही है। क्या कोई ऐसा कारण है स्पेसिफिकली कनाडा को क्यों चुनते हैं? वो इसलिए कनाडा को चूज़ करते हैं ताकि उनको अपॉर्चुनिटीज़ काफ़ी ज़्यादा बेटर मिल जाती है, इंडिया में ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिलती हैं। तो कनाडा भारत के नौजवानों, खासकर स्टूडेंट्स के लिए लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटीज क्यों है, इसे आंकड़ों से समझ लीजिए। कनाडा में पढ़ रहे विदेशी स्टूडेंट्स में 40% भारतीय हैं। 2018 से ही कनाडा में सबसे ज्यादा अंतर्राष्ट्रीय स्टूडेंट भारत से ही पहुंच रहे हैं। साल 2022 में कनाडा ने 5.5 लाख स्टूडेंट्स को वीजा दिया। इसमें से 2,20,000 स्टूडेंट्स अकेले पंजाब और हरियाणा के हैं। यही नहीं, कैनेडियन पीआर के लिए अप्लाई करने वालों की गिनती भी पंजाब से सबसे अधिक है। पिछले साल लगभग 70 से 80 हजार डायरेक्ट एप्लीकेशंस कैनेडियन एम्बेसी को मिली हैं। पंजाब से हर साल 1.5 लाख लोग विजिटर वीजा के लिए अप्लाई करते हैं। और बहुत सारे बच्चे हैं जो यहाँ से अभी अप्लाई कर रहे हैं, तो वो पूछ रहे हैं कि क्या अभी अप्लाई करना चाहिए। और जिन लोगों ने फीस पे कर दिया वो कह रहे हैं जी हमारा होल्ड कर दो, अभी कभी मत अप्लाई करो। और दूसरे कुछ लोगों ने जिनका ऑलरेडी ऑफर लेटर आ चुके हैं वो भी सोच रहे हैं कि अभी क्या डेफर करना चाहिए, जहाँ अभी नहीं जाना चाहिए। ये वीज़ा बंद होता है कुछ टाइम के लिए, तो इसमें जो हमारे स्टूडेंट हैं, जो हमारे पीआर के लोग हैं, जो बंदे यहाँ से जाना चाहते हैं, जहाँ वहाँ से आना है, उन दोनों के लिए ही बड़ा मुश्किल हो जाएगा। बात सिर्फ इतनी नहीं, अगर रिश्ते इसी तरह बिगड़े, कनाडा ने वीजा एप्लीकेशन पर रोक लगाई तो मेडिकल टूरिज्म और नौकरी से जुड़े मसले भी खड़े हो सकते हैं। रॉयटर की रिपोर्ट कहती है कि कनाडा में टीसीएस, इन्फोसिस, विप्रो जैसी 30 भारतीय कंपनियों ने अरबों डॉलर का निवेश किया हुआ है। इससे हजारों लोगों को रोजगार मिलता है। वीजा पर रोक लगी तो असर इन पर भी हो सकता है। कई तरह की कंफ्यूजन्स हैं, या ये कह लीजिए कि क्लैरिटी नहीं है। मुझे कई लोग फ़ोन करके आज पूछ रहे थे कि अब क्या होगा, वीज़ा वाली रोक किस किस पर लागू है, किस किस पर नहीं रहेगी लागू। एक मोटी सी बात आप सब समझ लीजिए। कनाडा में करीब 1,80,000 NRI हैं। उन्हें भारत आने के लिए कोई वीज़ा की ज़रूरत नहीं। इसी तरह भारतीय मूल के व्यक्ति यानी PIO कार्ड होल्डर 15 लाख लोग हैं। उन्हें भी जो इन्हें PIO कार्ड होल्डर है जो, इनको भी 15 साल तक वीज़ा की ज़रूरत नहीं होती है। हाँ, ये ज़रूर है कि सिचुएशन खराब है, और वो भी किस लिए? खालिस्तान के आतंकियों को या फिर गैंगस्टर्स को पनाह देने के लिए। अब देश में सियासतदान भी ये कहने लगे हैं कि अगर कनाडा नहीं सुधरता है, वैसे तो उसको सुधरना चाहिए, और अगर वो नहीं सुधरता है और आतंकी पालेगा तो अंजाम ऐसा ही होगा ना। फिर पाकिस्तान नहीं होता था, दाऊद को छुपा के बैठे थे, टेररिस्टों को छुपा के बैठे थे, अब ये हाइड आउट कनाडा बनता जा रहा है। आप गलतफहमी में ना रहें, सारे सिख, हिंदू, मुस्लिम, ईसाई सब अपने तिरंगे के लिए एक हैं। अगर ऐसी चीज वहां पे करोगे तो उसका मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। पन्नू जैसों को अभी तो वहां से यहाँ नहीं उठा के लेके आए, वो समय भी आ जाएगा पन्नू जैसे को पता भी नहीं चलेगा कि कब सर्जिकल स्ट्राइक होगी और पन्नू यहाँ मिलेगा आपको। क्योंकि अब वीज़ा बंद हो गए हैं, इसका बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ा है पंजाब में और कई देश के अलग अलग सूबों में, क्योंकि लाखों लोग देश के कनाडा में रह रहे हैं और उनके रिश्तेदार यहाँ रह रहे हैं, बच्चे वहाँ पढ़ने जा रहे हैं, कोई वहाँ से आ रहा है। सो अगर वीज़ा बंद हो गया तो देखो, इंडिया के बाद कनाडा ऐसा देश है सबसे ज़्यादा देशवासी वहाँ रहते हैं। सो कीपिंग इन दैट इन माइंड, वी नीड टू सेटल दिस इशू फास्ट। कनाडा ट्रूडो की गलत नीतियों पर उबल रहा है, और ट्रूडो है कि सारा दोष भारत के मत्थे मढ़ रहे हैं, खासकर तब से जब से हरदीप सिंह निज्जर की हत्या हुई है। अब एक पंजाब के गैंगस्टर सुखदूल सिंह उर्फ सुक्खा दोनिके का शूटआउट कनाडा में हुआ। जिम्मेदारी किसने ली? लॉरेंस गैंग ने। हत्या क्यों हुई? कैसे गैंग्स में वर्चस्व के शोले कनाडा को जला रहे हैं? ट्रूडो सरकार को ये हकीकत जरूर देखनी चाहिए और समझनी भी।
कनाडा का विनिपेग सिटी, टारगेट ए कैटेगरी का गैंगस्टर सुखदूल सिंह उर्फ सुक्खा दुनिके था। अंधाधुंध गोलियां चली, सुक्खा को 15 गोलियां लगी और ऑन द स्पॉट उसकी डेथ हो गई। सुक्खा की हत्या की जिम्मेदारी लॉरेंस गैंग ने ही ली है। कनाडा बेस्ड लॉरेंस के साथी गोल्डी बराड़ ने सोशल मीडिया पर क्या लिखा, जरा इस पर गौर कीजिए। ये सुक्खा दुन्नेके, जो बम्बिहा ग्रुप का इंचार्ज बना फिरता था, उसका मर्डर हुआ है कनाडा के विनिपेग सिटी में। उसकी जिम्मेदारी लॉरेंस बिश्नोई ग्रुप लेता है। इस हेरोइन एडिक्ट नशेड़ी ने सिर्फ अपने नशे को पूरा करने के लिए पैसों की खातिर बहुत घर उजाड़े थे। गैंगस्टर सुक्खा दुन्नेके अर्श डल्ला का राइट हैंड था। जून महीने में मारे गए खालिस्तानी आतंकी हरदीप निज्जर का भी करीबी था दुन्नेके। लॉरेंस गैंग और अर्श डल्ला गैंग के बीच 36 का आंकड़ा है। सुक्खा का मर्डर गैंगवार और रंजिश का ही नतीजा है। कनाडा की धरती बार बार लाल हो रही है। गोल्डी बराड़ ने इसका दूसरा सबूत अपने सोशल मीडिया पोस्ट में ही दे दिया। हमारे भाई गुरलाल बराड़, बिक्की मिड्डूखेड़ा के मर्डर में इसने बाहर से बैठकर सब कुछ किया था। संदीप नंगल अंबिया का मर्डर भी इसने ही करवाया था। अब इसके किए हुए पापों की सजा इसे मिल गई है। बस एक ही बात कहनी है, जो दुक्कियां तिक्कियां अभी रह गई हैं, जहां मर्जी भाग लो, दुनिया में किसी भी देश में चले जाओ। ये ना सोचो हमारे साथ दुश्मनी लेकर बच जाओगे। टाइम जरूर कम ज्यादा लग सकता है, लेकिन एक एक को अपने किए कामों की सजा मिलेगी। मतलब इस पोस्ट का ये भी हुआ कि विदेश में गैंगवॉर का खेल अभी जारी है, वो खत्म नहीं हुआ। ट्रूडो को भारत से उलझने की बजाय अपराध की इस दुनिया पर नकेल कसने के लिए तगड़े कदम उठाने चाहिए। जिस सुक्खा को लॉरेंस गैंग ने कनाडा में गोलियों से भूना, वो सुक्खा कभी मोगा के डीसी ऑफिस में काम करता था। मोगा के ही दुन्नेके गांव का रहने वाला था। पिता की बरसों पहले मौत हो चुकी है, बाकी परिवार कनाडा में रहता है। सुक्खा 2017 में नेपाल के रास्ते कनाडा भागा था। तब उस पर हत्या, वसूली, धमकी और रंगदारी के 7 संगीन मामले दर्ज थे। 2017 में 2 पुलिस वालों की मदद से सुक्खा ने क्लियरेंस सर्टिफिकेट लेकर पासपोर्ट बनवा लिया था। सुक्खा पंजाब में बम्बिहा गैंग से जुड़ा हुआ था। कहते हैं कनाडा में निज्जर और अर्श डल्ला ने सुक्खा के सिर पर हाथ रखा। आरोप है कि सुक्खा उन्हीं के इशारे पर टारगेट किलिंग, वसूली और ड्रग्स तस्करी का धंधा करता था। कनाडा में ये जो गैंगवार चल रहा है ना, उसके पीछे कौन कौन से बड़े गैंगस्टर हैं, किस किस के खूनी खेल के पीछे एक दूसरे की गैंगवार के जरिए हत्याएं की जा रही हैं, कौन करवा रहा है, और इसकी गूंज कनाडा से पंजाब तक सुनाई दे रही है। इन गैंगस्टर्स की पड़ताल करना भी बहुत जरूरी है। अब आपको गैंग्स ऑफ कनाडा के जरिए हम समझाते हैं कि कौन कौन वहाँ एक्टिव है। अर्शदीप डल्ला, अर्श डल्ला इसी का निकनेम है, रहने वाला पंजाब के मोगा का है। बम्बिहा गैंग के सुक्खा दुन्नेके, जिसकी आज हत्या हुई है सुबह, वो गौरव उर्फ लक्की पटियाल, ये इनसे जुड़े हुए हैं। केस हिस्ट्री क्या है, पंजाब में देश विरोधी गतिविधियों में शामिल है। मोहाली के इंटेलिजेंस हेडक्वार्टर पर जो ग्रेनेड अटैक हुआ था, उसमें अर्श डल्ला का नाम आया था। अब आ जाइए दूसरा, लॉरेंस बिश्नोई, सबसे बड़ा गैंग कहता है अपने आप को ये आजकल भारत में। लॉरेंस का राइट हैंड है गोल्डी बराड़। गोल्डी बराड़ भी वहीं कनाडा में ही पनाह लिए हुए था। गोल्डी बराड़ की केस हिस्ट्री क्या है, मूसेवाला की किलिंग और डेरा प्रेमी प्रदीप के अलावा बहुत सारे इस पे मर्डर केस के अलावा रंगदारी और मैं ये कह सकता हूँ लंबी चौड़ी केस हिस्ट्री है। वसूली के, थ्रेट करने के केस दर्ज है। 1.5 करोड़ रुपए का इनाम है। अर्श डल्ला पे कितना था, 10 लाख रुपए का भारत में, ये कनाडा में भी 1.5 करोड़ रुपए का है। अब लखवीर लंडा एक बड़ा और क्रिमिनल है। ये लखवीर सिंह लंडा, ये पहले अर्शदीप का साथी होता था, लेकिन पता लगा है कि अब जो है केमिस्ट्री बदल गई है। ये लॉरेंस ग्रुप के साथ आ गया है और पंजाब में देश विरोधी गतिविधियां चलाने के लिए, पंजाब पुलिस के इंटेलिजेंस हेडक्वार्टर पर ग्रेनेड अटैक करने के लिए और तरनतारन के पुलिस स्टेशन पर ग्रेनेड अटैक करवाने के लिए आरपीजी अटैक हुआ था इंटेलिजेंस हेडक्वार्टर। उस सब घटनाओं के पीछे लखवीर सिंह लंडा का नाम आया था। भारत में 10 लाख का इनाम है। सतवीर उर्फ सैम लॉरेंस का क्लासमेट है। मूसेवाला मर्डर केस की इसी ने लॉरेंस को जेल में जानकारी दी थी और वो भी कनाडा में ही रहता है। गैंगस्टर सुखदूल उर्फ सुक्खा दुन्नेके की हत्या के बाद जैसे हालात कनाडा में बनने लगे हैं, उन्हें पंजाब पुलिस के लिए बहुत चौकन्ना होने वाली बात है और पंजाब पुलिस अलर्ट भी है। गोल्डी बराड़ के गुर्गों को दबोचने के लिए स्पेशल ऑपरेशन चलाया गया। आज
गोल्डी बराड़ के 1000 से ज्यादा गुर्गों के ठिकानों पर पुलिस ने आज रेड मारी। एएसपी रैंक के ऑफिसर्स की निगरानी में पूरा दिन ऑपरेशन चलता रहा। इसमें 5000 से ज्यादा पुलिसकर्मी भी लगाए गए। गैंगस्टर्स के खिलाफ पंजाब पुलिस का अगला प्लान क्या है, पंजाब के स्पेशल डीजीपी अर्पित शुक्ला ने खुद हमें बताया। आज एक ये स्पेशल ऑपरेशन शुरू किया गया है और गोल्डी बराड़ जो हमारा नोन एक गैंगस्टर है जो बाहर है, उनके 1000 से ज़्यादा एसोसिएट्स पे आज पंजाब में साइमल्टेनियसली रेड्स किए जा रहे हैं। एसएसपी रैंक के ऑफिसर्स इन रेड्स को सुपरवाइज कर रहे हैं। पंजाब पुलिस इज़ रेगुलरली इन टच विद ऑल अदर सेंट्रल एजेंसीज ऑल्सो, और एनआईए, पंजाब पुलिस, ये सब हमारी जो कानूनी कार्रवाई प्रक्रिया है वो जारी है ताकि इनको वापस लाके इनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जा सके। पुरानी कहावत है, जिनके घर शीशे के होते हैं वो दूसरों पर पत्थर नहीं उछालते, लेकिन कनाडा ऐसा ही कर रहा है। घर में गैंगस्टर हैं, खालिस्तानी हैं और इल्ज़ाम भारत पर। गलतियां हो जाती हैं ट्रूडो साहब, लेकिन उन्हें सुधारा भी जा सकता है, बस नीयत नेक होनी चाहिए। हम भी यही कहेंगे कि दोनों देशों के रिश्ते अच्छे थे, हर आदमी का फेवरेट डेस्टिनेशन था कनाडा। कोई फर्क नहीं पड़ता, इन रिश्तों को सुधारिए। ब्रेक के बाद चुनावी राज्य छत्तीसगढ़ चलेंगे। एक बात बताइए, एक सरकारी नौकरी मिल जाए, इसके लिए बेरोजगार और नौजवान क्या नहीं करते? दिन रात पढ़ाई करते, सरकारी भर्तियों के लिए दर्जनों जगह इम्तिहान देते हैं, फॉर्म भरते हैं, और जब नतीजे आए वहां पर अफसरों और नेताओं के रिश्तेदारों को तरजीह दी गई हो तो सवाल उठना वाजिब है, लाजमी है। भाई ये माजरा क्या है? आखिरकार अफसरों और नेताओं के जान पहचान रिश्तेदार कैसे नौकरियां ले लेते हैं, हमें क्यों नहीं मिलती? ये हर कोई सोचता है। यही सवाल छत्तीसगढ़ पब्लिक सर्विस कमीशन में हुई भर्तियों को लेकर भी उठ गया है। छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग ने 2021 में भर्तियां निकाली थी। 2 साल बाद मई 2023 में इसके नतीजे जारी हुए। नतीजों में सब कुछ ठीक ठाक था, लेकिन 171 पदों पर भर्ती की जो फाइनल लिस्ट जारी हुई, उसी पर छत्तीसगढ़ के पूर्व गृह मंत्री ननकीराम कंवर ने सवाल उठा दिए। दरअसल 171 पदों पर चयन की अंतिम सूची में 18 ऐसे कैंडिडेट हैं जिनमें से कुछ कांग्रेस नेताओं के करीबियों के रिश्तेदार हैं और कुछ छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग के चेयरमैन के रिश्तेदार। ये महज एक इत्तेफाक हो सकता है, लेकिन जिन 18 कैंडिडेट्स के रिश्ते नेताओं और अफसरों से हैं, उन्हें डिप्टी कलेक्टर और डीएसपी जैसे पद भी दे दिए गए, जबकि बाकी सभी कैंडिडेट्स को छोटे पद मिले। इसी के बाद बीजेपी नेता ननकीराम कंवर बिलासपुर हाईकोर्ट चले गए और छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग की नियुक्ति प्रक्रिया पर सवाल उठाए। और इसी के बाद अब उन कैंडिडेट्स की नियुक्ति पर रोक लगा दी गई है जिनके नाम कांग्रेस नेताओं और अफसरों से जुड़े हुए हैं। हाईकोर्ट ने भूपेश बघेल सरकार को निर्देश दिए हैं कि भर्ती प्रक्रिया पर लग रहे आरोपों की जांच करें, लेकिन कोर्ट के इस आदेश के बाद अब बीजेपी ने भूपेश सरकार के खिलाफ ही मोर्चा खोल दिया है। पीएससी घोटाले पर उच्च न्यायालय का जो फैसला आया है वो राज्य सरकार के गाल पर तमाचा है। हमेशा की तरह भूपेश बघेल जी की सरकार घोटालेबाजों का संरक्षक बन के नजर आ रही थी। अब माननीय उच्च न्यायालय ने संज्ञान लिया है। 2021 में जब भर्तियां हुई थी तब टामन सिंह सोनवानी छत्तीसगढ़ पब्लिक सर्विस कमीशन के चेयरमैन थे। आरोपों के बाद टामन सिंह चेयरमैन पद छोड़ चुके हैं, क्योंकि जिन 18 नियुक्तियों पर सवाल उठे हैं उनमें से 5 लोग पूर्व चेयरमैन के रिश्तेदार हैं। इनमें टामन सिंह का बेटा, बहू, भतीजा, भतीजे की पत्नी और भतीजी के नाम हैं। बेटा और बहू डिप्टी कलेक्टर बन गए हैं, भतीजा डीएसपी, भतीजे की पत्नी आबकारी अधिकारी और भतीजी लेबर ऑफिसर। सवालों में घिरी 18 नियुक्तियों में 5 नाम और वो चेहरे आपने देख लिए। अब बाकी 13 नाम भी जान लीजिए जिनके किसी कांग्रेसी नेता या अफसर से संबंध है। नेहा खलको राज्यपाल के सचिव अमृत खलको की बेटी है। निखिल खलको राज्यपाल के सचिव अमृत खलको के बेटे हैं। प्रज्ञा नायक कांग्रेस नेता के ओएसडी के रिश्तेदार की बेटी है। प्रखर नायक कांग्रेस नेता के ओएसडी के रिश्तेदार के बेटे हैं। खुशबू बिजौरी कांग्रेस नेता के ओएसडी के साधु की बेटी है। शशांक गोयल कांग्रेस नेता सुधीर कटारिया के दामाद हैं।
भूमिका कटारिया कांग्रेस नेता सुधीर कटारिया की बहू हैं। स्वर्णिम शुक्ला कांग्रेस नेता राजेंद्र शुक्ला के बेटे हैं। अब ये लोक सेवा आयोग भर्ती में घोटाला है, गड़बड़ी है या इत्तेफाक है, छत्तीसगढ़ सरकार इसकी जांच करवाएगी। लेकिन मुख्यमंत्री भूपेश बघेल आरोप लगाने वाली बीजेपी पर ही सवाल खड़े कर रहे हैं। इसमें कोई आरोप तो लगा नहीं है, लेकिन इसमें भी यदि कोई गाइड आता है उसकी जांच कराने के यदि निर्देश देते हैं, न्यायालय हमको निर्देश करे, हम वो सब काम करेंगे। बीजेपी पर भूपेश बघेल ने हमला बेवजह नहीं किया है। दरअसल कोर्ट ने याचिकाकर्ता पर भी नाराजगी जताई है, क्योंकि अभी चयनित कैंडिडेट से अफसरों और नेताओं के रिश्ते साबित करना बाकी है। जब पावर होती है ना तो बड़े खेल होते हैं, और पावर हासिल करने के लिए क्या करना पड़ता है? चुनाव जीतना पड़ता है। और जब चुनाव नजदीक आते हैं तो नेताओं के अंदाज भी बदल जाते हैं। राजनीति का यही दस्तूर है। अब चुनाव से पहले राहुल गांधी भी यही सब फॉलो कर रहे हैं। जनता के बीच अलग अलग किरदारों के बीच में जाते हैं। आज भी आए जनता के बीच, और उन्होंने किस रूप में आए वो आपको दिखाना है। बीते 9 महीने में राहुल ने ऐसे क्या अलग अलग किरदार अपनाए। जो भी किरदार अपनाए, क्या 24 के चुनाव में ये किरदार लगाएंगे उनका बेड़ा पार? 28-29 के ले रहा तू जा। 3-7 रुपए कानू, 2 रेलवे स्टेशन हो या फिर बस अड्डा, अगर सवारी सामान से लदी है तो उसके पीछे कुलियों की भागदौड़ आपने खूब देखी हो। लेकिन यहाँ आनंद विहार रेलवे स्टेशन पर राहुल गांधी के पास सामान भी नहीं है, फिर भी कुली ऐसे भाग रहे हैं जैसे वो सबके ढोने का सामान अपने साथ लेकर आए हैं। इन कुलियों को बहुत जल्दी समझ आ गया कि आज तो राहुल खुद कुली बनने आए हैं। राहुल गांधी सुबह रेलवे स्टेशन पहुंचे। लाल रंग की शर्ट थी, बाजू पर बिल्ला लगा था 756 नंबर। राहुल गांधी को अपने बीच देखकर कुली सुपर एक्साइटेड हो गए। उनकी एक झलक पाने के लिए कुलियों में होड़ सी लग गई। राहुल ने किसी को निराश नहीं किया। कुलियों के साथ बैठकर उनका हाल जाना और उनसे अपने दिल की बात। कांग्रेस इसे भारत जोड़ो यात्रा का ही पार्ट बता रही है, राहुल को जननायक बता रही है, लेकिन बीजेपी ने यहां भी राहुल को नहीं बख्शा। अमित मालवीय से लेकर गौरव भाटिया तक राहुल के कुली वर्जन का मजा लेने लगे। राहुल गांधी की सोशल एक्टिविटीज की हालिया टाइमलाइन देखें तो मास कनेक्शन के लिए राहुल के प्रयास दिखाई दे रहे हैं। 27 अगस्त को राहुल गांधी तमिलनाडु के ऊटी में शेफ बने, चॉकलेट बनाने की रेसिपी सीखी। 21 अगस्त को राहुल गांधी लद्दाख में बाइक राइडर बने, लेह से पैंगोंग लेक तक बाइक ड्राइव की। 1 अगस्त को राहुल गांधी सब्जी वालों के पास पहुंचे, तड़के 4 बजे दिल्ली के आजादपुर मंडी में। जुलाई के महीने राहुल ने किसानों के साथ धान की रुपाई की थी, तब हरियाणा के सोनीपत में सुबह सुबह खेत घूम आए थे राहुल। जून तो आपको याद ही होगा, राहुल गांधी अमेरिका दौरे के दौरान ट्रक में बैठकर वॉशिंगटन से न्यूयॉर्क पहुंचे थे। मई के महीने में राहुल ने यही काम दिल्ली चंडीगढ़ हाईवे पर किया था। शिमला जाते हुए ट्रक में चढ़ गए। ट्रक रात को सड़क पर दौड़ते हुए अम्बाला पहुंचा और फिर वहां से राहुल अपने काफिले में शिमला निकल गए। इसी महीने यानी मई में राहुल डिलीवरी बॉय भी बने थे, याद है ना आपको? उनका ये अवतार कर्नाटक में हुआ था जब वो स्कूटर पर नजर आए थे। अप्रैल के महीने राहुल आईएएस फैक्ट्री कहे जाने वाले मुखर्जी नगर पहुंचे और वहां भर्ती परीक्षा की तैयारी कर रहे स्टूडेंट्स के साथ बातचीत की थी। असल में नेताओं का टारगेट यंग वोटर है। भारत का 65% वोटर युवा है। युवा जिसकी तरफ झुकेगा पलड़ा उसी का भारी होगा। राहुल इसी पलड़े को भारी करने में लगे हैं और उनके हर अवतार का कनेक्शन वोट बैंक और उससे जुड़े अलग अलग तबके के लिए है।
9 किरदार आपने देख लिए, 10वां तो राहुल गांधी खुद ही हैं। राहुल जी, अच्छी बात है, आप गरीबों का दर्द समझ रहे हैं, जगह जगह जा रहे हैं, अच्छी बात है, लेकिन आपके सिर पर जो अटैची है ना, उसमें पहिए लगे हुए थे। अगर आप चाहते तो रोल करके ले जा सकते थे। चलिए, आप कौन सा प्रोफेशनल है? देश को नई संसद मिलने के बाद अब यूपी में भी नए विधान भवन की तैयारी तेज हो गई है। यूपी की विधानसभा में सबसे ज्यादा 403 विधायक चुनकर आते हैं। इसके अलावा यूपी में विधान परिषद भी है, इसलिए 500 से ज्यादा माननीयों के लिए यूपी में नए विधान भवन की जरूरत पड़ने लगी है। उत्तर प्रदेश में नई विधानसभा की बिल्डिंग के लिए लखनऊ में सॉइल टेस्टिंग यानी मिट्टी परीक्षण का काम शुरू हो चुका है। लखनऊ के दारुल शफा इलाके में ये कर्मचारी मिट्टी का सैंपल ले रहे हैं। सैंपल लैब में भेजा जाएगा ताकि पता चल सके कि जमीन की भार सहने की क्षमता कितनी है। अगर आपकी धरती में रसायन है तो वो जो आपकी बिल्डिंग बनेगी उसको बहुत नेगेटिवली इफेक्ट करेंगे। फिजिकल कंपोजिशन सॉइल आपको देगी कि ये सॉइल आपकी कितनी कॉम्पैक्ट है। पानी का स्तर अगर ऊंचा है, धरती के नज़दीक है, हमेशा उस बिल्डिंग में पानी का रिसाव होता रहेगा। हमें यह देखना होता है कि पानी धरती के नीचे जहाँ पे निर्माण हो रहा है, भवन निर्माण हो रहा है, धरती के कितना नीचे है। गुजरात की कंपनी को सॉइल टेस्टिंग का काम मिला है। अगले 1 हफ्ते में कंपनी के एक्सपर्ट्स अलग अलग जगहों पर सॉइल टेस्टिंग करेंगे और फिर रिपोर्ट सीएम ऑफिस को दी जाएगी। ये क्या काम हो रहा है यहाँ पर? सॉइल टेस्टिंग हो रहा है। हाँ, बिल्डिंग कुछ बनाने के लिए। ये देखा जाएगा कि मतलब यहाँ की जो मिट्टी है क्या है, नहीं, हाँ, क्या मतलब इस पर कंस्ट्रक्शन हो सकता है, कितना ये लोड ले सकती है? हाँ बस, हाँ। कितने दिन में ये सॉइल टेस्टिंग हो जाएगी लगभग? अभी तो ये 1 हफ्ता और चलेगा। सॉइल टेस्टिंग हो जाएगी तो उसकी रिपोर्ट आप किसको देंगे? उसको हम मुख्यमंत्री को देंगे। मुख्यमंत्री जी के ऑफिस में देंगे। फिर ये तय होगा कि यहाँ पर क्या काम हो सकता है। वैसे योगी सरकार ने इस बजट में ही नई असेंबली बिल्डिंग के लिए 50 करोड़ रुपए का टोकन अमाउंट पास किया है। माना जा रहा है कि नई विधानसभा को बनाने में करीब 3000 करोड़ रुपए खर्च हो सकते हैं। तैयारी की जा रही है कि दारुल शफा जो विधायक आवास है उसको तोड़ करके यहीं पर नई विधानसभा बनाई जाए। उसके ठीक पहले यहाँ पर सॉइल टेस्टिंग का काम शुरू किया जा चुका। आप तस्वीरें देख सकते हैं, सामने की ओर जो मशीनें लगाई गई हैं ये सॉइल टेस्टिंग की मशीन है। देखा जाएगा कि यहाँ किस तरह का जो निर्माण है, कितना जो भार सहन करने की क्षमता है वो यहाँ की क्या है, और इसी से ये जांचा जाएगा। चूँकि बाकी जो पूरी दारुल शफा की बिल्डिंग है वो पूरी। वक्त एक ब्रेक का था, लेकिन एक बड़ी खबर आ रही है। प्रधानमंत्री मोदी इस वक्त राज्यसभा में बोल रहे हैं, सीधा आपको वहां लिए चलते हैं। ये स्पिरिट देश के जन जन में एक नया आत्मविश्वास पैदा करेगा और हम सभी माननीय सांसदों ने और सभी राजनीतिक दलों ने एक बहुत बड़ी अहम भूमिका निभाई है। नारी शक्ति को एक विशेष सम्मान सिर्फ विधेयक पारित होने से मिल रहा है ऐसा नहीं है। इस विधेयक के प्रति देश के सभी राजनीतिक दलों की सकारात्मक सोच होना, ये हमारे देश की नारी शक्ति को एक नई ऊर्जा देने वाली है। ये नए विश्वास के साथ राष्ट्र निर्माण में योगदान देने में नेतृत्व के साथ आगे आएगी। ये अपने आप में भी हमारे उज्जवल भविष्य की गारंटी बनने वाली है। आदरणीय सभापति जी, मैं इस सदन का समय ज्यादा लेता नहीं हूं। मैं सिर्फ जो भावना आपने व्यक्त की है उसके लिए आभार व्यक्त करता हूं। और जब मतदान होगा तो मेरा आप सबसे आग्रह है कि ये उच्च सदन है, चर्चा भी उत्तम करने का प्रयास हुआ है। अब मतदान भी सर्वसम्मति से करके हम देश को एक नया विश्वास दें। इसी अपेक्षा के साथ मैं फिर एक बार सबका हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं।
I shall now put the motion regarding consideration of the bill to vote. अभी आपने देखा कि प्रधानमंत्री बोल रहे थे राज्यसभा में और कैसे मील का पत्थर साबित होगा, लेकिन वोटिंग हो रही है राज्यसभा में। एक सेकंड दोबारा पलट कर चलते हैं वहीं पर। Those in favor will please say aye. Those against will please say no. I think ayes have it. संसम्मत से हुआ है, ये स्पष्ट करना चाहता हूं। Point well noted. Very heartening together. The entire house, the upper house, the House of Elders is unanimously united on this point. Honorable members, in spite of such unanimity, there is a constitutional prescription. Under Article 360 of the Constitution, the motion will have to be adopted by a majority of total membership of the House and by a majority of not less than 2/3 of the members. हम लेकर चलेंगे आपको राज्यसभा, क्योंकि वहां पर महिला बिल पर वोटिंग जारी है और थोड़ी देर पहले प्रधानमंत्री बोल रहे थे। अब वोटिंग की प्रक्रिया चल रही है और महिला बिल को एक मील का पत्थर समझा जा रहा है। सीधी तस्वीरें देखिए राज्यसभा से। मैं स्वचालित मतांकन प्रणाली द्वारा मतदान प्रक्रिया समझाऊंगा। कृपया ध्यान दें कि प्रत्येक सदस्य की मेज पर एक मल्टीमीडिया डिवाइस MMD लगाया गया है। इस MMD में इंटीग्रेटेड माइक और वोटिंग कंसोल लगे हैं, जिसके दाईं और कोने में 3 बटन हैं। हाँ के लिए यस, ना के लिए नो और एब्सटेन। राज्यसभा में प्रक्रिया समझाई जा रही है कि कैसे वोट डालना है। थोड़ी ही देर में पता चल जाएगा कि किस तरह से कितने वोट के साथ पास हुआ महिला बिल राज्यसभा में, या कोई और डेवलपमेंट होगा तो आपको बताते रहेंगे। लेकिन आज आपके कमेंट्स रह गए, क्योंकि ये महत्वपूर्ण कार्यवाही चल रही है राज्यसभा की, इसलिए मेरे जाने का वक्त हो गया है। लेकिन आपने अपना फीडबैक मेरी खबरों पर जरूर देना है, उसे मिस नहीं करना है। अब खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे विवेक श्रीवास्तव, और मुझे दीजिए इजाजत। अब होगी आपसे मुलाकात कल रात 9 बजे पब्लिक इंटरेस्ट में। पत्रकारिता कोई इमोशन नहीं है, ना अपना कोई ज्ञान देना है और ना कोई विचार थोपना है। पत्रकारिता क्या है? पत्रकारिता का मतलब है सही जानकारी इकट्ठा करना और तथ्य बताना। पत्रकारिता आज जितने महत्वपूर्ण दौर में है, शायद पहले नहीं थी। इस दौर से निकलने के लिए सिर्फ सच दिखाने की जरूरत है, वो सच जो आपके हित को आगे रखे। इसलिए अब रात 9 बजे प्राइम टाइम नहीं होगा, ये आपका टाइम है। जगविंदर पटियाल के साथ देखिए पब्लिक इंटरेस्ट, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ ABP न्यूज पर। ABP न्यूज आपको रखे आगे। ABP न्यूज आपको रखे आगे।